ख़वातीन जो हैं वो बेसिकली अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स के पास जाती हैं, दाइयाँ जिसे हम कहते हैं। और अभी ये ट्रेंड है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर तो ऑपरेशन कर देते हैं। अर्ली एज मैरिज कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? कि जब अर्ली एज मैरिज करते हैं तो ज़ाहिर है बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और उनके अंदर ये भी कंसेप्ट है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना क्योंकि हमारी अपनी डिलीवरीज घर में हुई, हमने 7-7, 8-8 बच्चे पैदा किए, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर और इवन बेबी की भी डेथ हो जाती है। हमारे यहाँ पे मनसूबाबंदी के हवाले से नहीं किया जाता, हम बच्चे जो है ज़्यादा पैदा करने की दौड़ लगी होती है। कॉन्ट्रासेप्शन की अवेयरनेस नहीं है हमारी पॉपुलेशन में, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, फिर डॉक्टर के पास आती हैं कि जी आप इसको टर्मिनेट करें। डॉक्टर अगर रिफ्यूज करती है उसको, दाइयों के पास चली जाती है, वो कैसे भी जो है ना उन्होंने, और फिर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट पेशेंट हो जाता है कि मदर की डेथ हो जाती है। इसको रोकने के लिए क्या? इसके लिए ये है कि पेशेंट सेफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करे। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए खवातीन को क्या करना चाहिए? वो अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करे, और जैसे ही उसको फील हो कि उसकी ब्रेस्ट में कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई लंप फील हो रहा है, फौरन डॉक्टर्स के पास जाए। मिसकैरेजेस को रोकने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? जो आपका जेनेटिक कहते हैं, जेनेटिक डिजीजेस चल रही होती हैं, तो 50% मिसकैरेजेस होते हैं, उसमें ज्यादातर जो बेबी वो एबनॉर्मल होता है, वो खुद ही डिप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट हैं, FCPS हैं, डॉक्टर सादिया हसन। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। डॉक्टर साहब, आप बड़ा जिसे कहते हैं कि यंग एज में आप FCPS भी कर लिया, गायनोकोलॉजिस्ट भी बन गई, ये जर्नी के वाले से बताइएगा, कहाँ से शुरू किया, कैसे? जर्नी तो बहुत अर्ली से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पहले मैट्रिक हमें ये लगा दिया जाता है कि मैट्रिक कर लें, सब कुछ आगे इजी है। फिर मैट्रिक के बाद पता चलता है नहीं, इजी स्टेज नहीं है, अभी आगे FSC भी है, फिर FSC करें, और उसके बाद जो है फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है एंट्री टेस्ट की। थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जिनमें से आपने कम्पीट करके आगे जाना है, और फिर एंट्री टेस्ट के बाद आपकी MBBS की एंट्री होती है, और MBBS में 5 साल मैंने बहावलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया। जी बहावलपुर से 5 साल वहाँ रही। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की अपनी FCPS की, पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग की, और उसके बाद मेरा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। साथ साथ मेरी फैमिली लाइफ भी चलती रही, शादी भी हुई, बच्चे भी पैदा हुए, घर भी मैनेज किया, और साथ साथ स्टडी भी कंप्लीट की अपनी। तो सब यहाँ तक पहुँचने के लिए सारी बातें बड़ी सेक्रीफाइसेस की होंगी, और अपने आप को जिसे कहते हैं कि मुकम्मल वो जिसे कहते हैं कि इस प्रोफेशन में ढालने के लिए कैसी चीज़ जो आप समझती हैं कि आपने अपनी लाइफ में मिस भी की और आप चाहती थी लेकिन ना हो सका भी, डॉक्टर बनने के जुनून में? बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों की तरह खेलना, बाहर एंजॉय करना, घूमना फिरना, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, मतलब नहीं किया ये सारा कुछ, स्टडी में अपने मतलब इन्वॉल्व रहे। उसके बाद फिर फैमिली गैदरिंग्स जो हैं वो मिस की, फैमिली फंक्शंस मिस किए। लोग देखते थे कि एंजॉय कर रहे हैं, हम देखते थे हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो एंजॉय करते हैं, फैशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन बस हम तो बुक्स के जैसे किताबी कीड़े बन गए ना, वो किताबी कीड़े बन के जो है ना अपनी जिंदगी गुजारी है। उसके बाद शादी भी मेरी इससे मतलब एग्जाम था मेरा, और उसके नेक्स्ट मंथ मेरी शादी थी। इवन शादी की भी कोई मैंने तैयारी नहीं की, मुझे नहीं पता, बस मैं शादी वाले दिन जाके बैठ गई अपनी ट्रेनिंग की ड्यूटी करके। नेक्स्ट डे मेरी जो है ना शादी थी, और शादी के बाद फिर मेरा एग्जाम था, वो मैंने एग्जाम भी दिया, साथ साथ मेरे बच्चे भी हुए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया, मेरे फैमिली मतलब फादर पेरेंट्स ने, मदर ने बहुत कोऑपरेट किया, और उन सबकी स्ट्रगल प्लस मेरी स्ट्रगल से जो है ना मेरा FCPS कंप्लीट हुआ। बड़ी मुश्किल लगती है यहाँ तक पहुँचने में, लाजमी अमर है, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि आपका फील्ड ऐसा है कि बड़ा ये किस्म का कॉम्प्लिकेटेड है खवातीन के हवाले से, कौन सी ऐसी चीज़ आपने जिसको मोटिवेट किया कि आपने डॉक्टर ही बनना है हर सूरत में, और खवातीन का डॉक्टर? खवातीन जो हैं वो बेसिकली अब मैंने देखा कि वो अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स के पास जाती हैं, दाइयाँ जिसे हम कहते हैं, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हमारी अनएजुकेटेड जो बैकग्राउंड रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे ये ट्रेंड है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर तो ऑपरेशन कर देते हैं। तो मेरा ये था कि पेशेंट्स को एटलीस्ट ये अवेयरनेस दे, एटलीस्ट उनको सही जगह पर रेफर तो करें ना हम, कि आपकी ये बीमारी है, इसका ये डायग्नोसिस है, आप इसका ये इलाज बनता है, ये ना करें कि भाई हमने घर में ही डिलीवरी करा ली है, डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये मेरी वजह थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लोगों को अवेयरनेस दूं। डॉक्टर साहब, अर्ली एज मैरिजेस हमारे, जैसा आपने बताया कि हमारा जो ज़्यादातर आबादी है वो रूरल एरियाज़ की ही है, और वहाँ पर अर्ली एज मैरिज कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, और उसकी फिर वजह से बहुत सारी बीमारियां, आयरन, कैल्शियम, इस तरह के, और फिर ये डेफिशिएंसी के साथ साथ फिर जो है वो बर्थ कोई किस्म का वो उस तक बच्चा पहुंच ही नहीं पाता, माँ और बच्चे की मौत जो है वो बड़ी जल्दी हो जाती है। तो इस चीज़ के हवाले से क्या कहेंगे?
इसमें ये कि जब आप अर्ली मैरिज, जो कि बहुत अभी भी कॉमन है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, हमारी कम्युनिटी में, वो ये कि जब अर्ली एज मैरिज करते हैं तो ज़ाहिर है बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कंसीव कर लेती हैं। अब वो बर्थ जो है वो अल्टीमेटली बेबी को तो आपने डिलीवरी करनी है। और उनके अंदर ये भी कंसेप्ट है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि हमारी अपनी डिलीवरीज घर में हुई हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, हमने 7-7, 8-8 बच्चे पैदा किए, तो भी अब भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वही दाइयों के पास जो है ना वो ले जाती हैं घर में डिलीवरी। प्रोलॉन्ग लेबर, यानी कि लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगी, इवन उसमें मैटरनल डेथ हो जाती है, बाद में ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा मसला बनता है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर, रीनल फेलियर में जाते हैं, और इवन बेबी की भी डेथ हो जाती है। और उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं कि फिस्टुलास भी बन जाते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन किस्म का जो खास तौर पर रूरल की ख्वातीन है वहाँ पे, ये बहुत एक अजीब किस्म का ये फिस्टुला की बीमारी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, और इसके हवाले से डॉक्टर्स भी शायद कोई ज़्यादा इतना किरदार अदा नहीं कर रहे। तो इसको रोकने के लिए क्या फिस्टुला के हवाले से? जी, फिस्टुला का यही है कि आप पेशेंट को असेस करें कि पेशेंट आया नॉर्मल लिवर होगा या नहीं होगा। अगर तो नॉर्मल लिवर नहीं हो सकता तो उसका सिजेरियन कर दें। अगर पेशेंट नॉर्मल लिवर हो सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसका पैसेज ही इतना छोटा है कि बेबी नॉर्मल तरीके से लिवर नहीं हो सकता, तो जोर लगाने की क्या जरूरत है? आप ना जोर लगाएं। अगर वो पेशेंट को आप प्रोलॉन्ग लेबर की तरफ ले जाते हैं तो फिर यूट्रस और जो ब्लैडर है, मसाना जिसे हम कहते हैं, उसके दरमियान एक पैसेज बन जाता है, जिसकी वजह से बाद में यूरिन की लीकेज और स्टूल की लीकेज स्टार्ट हो जाती है, और पेशेंट बेचारा फिर वो खवार होता रहता है डिफरेंट डॉक्टर्स के पास, सर्जन्स के पास, और फिर वो इतने कॉम्प्लिकेट हो चुके होते हैं कि फिर वो मैनेज होना मुश्किल हो जाते हैं। ये भी फुकदान पाया जाता है कि हमारे यहाँ पे मनसूबाबंदी के हवाले से नहीं किया जाता, हम बच्चे जो है ज़्यादा पैदा करने की दौड़ लगी होती है। इस चीज़ के ऊपर जो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है, और कॉन्ट्रासेप्शन की अवेयरनेस नहीं है हमारी पॉपुलेशन में, फीमेल पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। फिर वो कहती हैं कि हमारे 5 बच्चे तो पहले ही हैं, अब हम क्या करें? फिर डॉक्टर के पास आती हैं कि जी आप इसको टर्मिनेट करें। लेकिन हमारे पास हम तो अनटिल अनलेस मेडिकल ग्राउंड पे जो है ना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेंगे। ये तो नहीं है कि अगर आपने अब कंसीव कर लिया है तो कॉन्ट्रासेप्शन की, अब डॉक्टर के पास आ गए कि इसको टर्मिनेट करें। फिर डॉक्टर अगर रिफ्यूज करती है उसको, तो वो चली जाती हैं अनट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स के पास, दाइयों के पास चली जाती हैं। वो कैसे भी जो है ना उन्होंने खींचतान करके बगैर स्टरलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंटेशन करनी है, और उसकी वजह से अल्टीमेट जो है सम टाइम तो इवन इतना रप्चर कर देती हैं कि इंटेस्टाइन जो है, गट जिसे हम कहते हैं, वो भी पेशेंट की खींच के नीचे से ले आती हैं, और फिर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट पेशेंट हो जाता है कि मदर की डेथ हो जाती है। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये है कि पेशेंट सेफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। सबसे पहले तो पॉपुलेशन को ये अवेयरनेस देनी कि भाई डॉक्टर के पास विजिट करें। एटलीस्ट अगर आप जो है डिलीवरी नहीं करानी तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास विजिट तो करें। आपको वो फॉलो अप देगी कि डिलीवरी के बाद आपके लिए ये मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के जो सेफ हैं, जो आपने यूज़ करने हैं, और स्पेसिंग होनी चाहिए बर्थ के दरमियान। एक बच्चा है, नेक्स्ट ईयर दूसरा कंसीव कर लिया। ब्रेस्ट फीडिंग कराएं मदर अपने बच्चों को। ये तो अल्लाह ताला ने नेचुरल मेथड दिया कॉन्ट्रासेप्शन का। 98% सक्सेसफुल है अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। 2 इयर्स का इसमें गैप आ जाता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर भी एक किस्म का आम पाया जा रहा है, अब उसकी रेशियो भी बढ़ रही है। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए खवातीन को क्या करना चाहिए? इसके लिए खवातीन को ये अवेयरनेस देनी है कि वो अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन करें once a month in a week। पीरियड्स के बाद जो है जैसे मदर फ्री हो वो अपना ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करे, और जैसे उसको फील हो कि उसकी ब्रेस्ट में कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई लंप फील हो रहा है, कोई गिल्टी या कोई रसौली फील हो रही है, वो फौरन डॉक्टर्स के पास जाए ताकि डॉक्टर उसका अर्ली डायग्नोसिस करे और अर्ली मैनेजमेंट करके पेशेंट की लाइफ सेव हो सके। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे जल्दी पता चल जाए कि ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें बचने के चांसेस? बिल्कुल, उसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। कितना अर्सा है? 5 ईयर सर्वाइवल रेट तो इसका तकरीबन 90% तक है। अगर 5 इयर्स तक इसको कंट्रोल कर लिया जाए, पता चल जाए, अगर पता चल जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, तो ये तो क्योरेबल डिजीज है। इसको इसको क्योरेबल है। इसको हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जिस स्टेज में वो हमारे साथ प्रेजेंट करती है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करके पेशेंट लाइफ लॉन्ग चल सकती है। डॉक्टर साहब, सर्वाइकल कैंसर ये भी एक आम किस्म का, इसकी रेशियो भी अब बढ़ती जा रही है, इसकी क्या रूट कॉजेज हैं और ये कैसे इसको रोका कैसे जा सकता है? जी, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी अवेयरनेस है। इसके लिए भी जो है गाइडलाइंस ये हैं कि आप जो यंग बच्चियां हैं, रिप्रोडक्टिव एज जिनकी स्टार्ट हो चुकी है, 24 ईयर के बाद उनका एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। उस पैप स्मीयर से हम जो है छोटा सा सैंपल लेते हैं पेशेंट की सर्विक्स से और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। 3 ईयरली आप अगर ये करवा लेते हैं तो कोई मसला नहीं, आप ठीक है। और इसको भी अगर हम अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लें तो ये भी क्योरेबल डिजीज है।
इसकी अलामत क्या है सर्वाइकल कैंसर की? इसमें ये है कि ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, पेशेंट को जो है वो इरेगुलर साइकिल हो सकता है। सम टाइम अगर वो एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करती है तो फिर एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आपने बताया कि अब नॉर्मल डिलीवरी की बजाय हम ना सी सेक्शन की तरफ, सिजेरियन की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़्यादा उसकी तादाद बढ़ती है। अच्छा, ये वजह है कि फिर आयरन और कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन और कैल्शियम या इस तरह की किस्म की कमजोरी को दूर करने के लिए या इस कमी को पूरा करने के लिए क्या ख़वातीन को करना चाहिए? ख़वातीन को चाहिए कि वो अपनी डाइट बेहतर करें, जो कि हमारे जो रूरल एरिया है उसमें मदर को तो डाइट बिल्कुल नहीं दी जाती, स्पेशली मेल्स को प्रेफर किया जाता है। और औरतों की डाइट जो है, अगर एक मदर है उसको आयरन की डबल जरूरत है प्रेगनेंसी के दौरान। उसके अपने आयरन स्टोर, मल्टीपल बर्थ्स के बाद उसके आयरन स्टोर डिप्लीट हो जाते हैं, तो उसे चाहिए कि वो एक तो सप्लीमेंट ले, नॉर्मल अपनी डाइट बेहतर करे, क्योंकि अगर आप मदर की आयरन नहीं होगी तो जो बेबी होगा उसके भी अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी होगी, और आयरन डेफिशिएंसी वाले बेबी का IQ लेवल भी कम होगा, तो हमारी पॉपुलेशन फिर कहाँ जा रही है? हम तो पहले ही बहुत ज्यादा एजुकेशन में पीछे हैं। तो जब बच्चे का IQ लेवल कम होगा तो फिर आप जाहिर जज कर सकते हैं कि किस तरह की जो है ना हमारी यंग जनरेशन आएगी। डॉक्टर साहब, एक और जैसे आप मिसाल के तो हमने अक्सर हॉस्पिटल्स में भी देखा है कि माँ की डेथ होती है, बच्चे की डेथ होती है दौरान ऑपरेशन, फिर उसके बाद अच्छा वो उसकी रूट काज क्या होती है? ये जो डेथ हो जाती है ये इस मुकाम तक कैसे पेशेंट पहुंच जाता है? एकदम जैसे एक आम सी बात है, बच्चा किस्म का जब कंसीव हो जाता है उसके बाद उसकी जो बर्थ है, लेकिन इस अमल को कॉम्प्लिकेटेड क्यों इतना ये हो गया है, या ये इतना ज़्यादा एक किस्म का लोगों ने अपने ज़हनों पे क्यों सवार कर लिया? ये इसलिए कि पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता। पेशेंट जो है ना वो घर बैठे रहते हैं। चलें, आप अगर आपके पास फीस नहीं है, नहीं दे सकते प्राइवेट डॉक्टर को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट ने सेटअप बनाए हुए हैं। हॉस्पिटल है हमारे फैसलाबाद में 2 बड़े, बल्कि अब तो 3-4 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें डेली बेसिस पे 200+ पेशेंट्स जो है ना वो देखे जाते हैं। वहाँ पे आप आए, इवन पेशेंट्स को मेडिसिन भी फ्री मिलती है, फ्री चेकअप, फ्री अल्ट्रासाउंड। वहाँ पे आप आए, पेशेंट एक्चुअली आता ही कॉम्प्लिकेट होके इस लेवल तक पहुंच चुका होता है कि फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास अर्ली हैं तो बहुत सारी डिलीवरीज होती हैं, डेली इतनी सारी डिलीवरीज होती हैं, सिजेरियन होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, मदर भी हेल्दी होती है, बेबी भी हेल्दी होता है। लेकिन ये डॉक्टर साहब ये भी देखा गया कि ख़वातीन में इस चीज़ के हवाले से वो जिसे कहते हैं कि अवेयरनेस भी नहीं है, और दूसरे नंबर पर ये भी चीज़ें कॉमन पाई जाती हैं कि आपस में जो एक किस्म के जो एक मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, जो एक किस्म के जिनसी ताल्लुकात, इसमें भी जिसे कहते हैं कि क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि एक लेवल पर होना चाहिए, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसे कहते हैं कि उससे बच्चे और माँ को ज़िंदगी को खतरा हो सकता है? बिल्कुल होता है। सेफ सेक्स होनी चाहिए, मदर मतलब बीवी और हस्बैंड के दरमियान एक कोऑपरेशन होनी चाहिए आपस में, ठीक है। अब ये नहीं है कि मदर अगर प्रेग्नेंट हो गई है, कंसीव कर लिया, तो वैसे भी फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है ना चांसेस ज़्यादा होते हैं मिसकैरेजेस के। तो फिर हम अगर पेशेंट हाई रिस्क है, जिसको पहले ही मिसकैरेजेस हैं या उसको इन्फेक्शन है, कोई ऐसा रिस्क है, तो फिर हम कहते हैं उसको कि अवॉइड करें हस्बैंड। मिसकैरेज को कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि अक्सर ये देखिए, एक मिसाल के तौर पर कई बच्चे और ख़वातीन में बड़े सालों के बाद एक किस्म का उम्मीद पैदा होती है, ये क्योंकि यहाँ पर जैसे हमारे तलाक की रेशो भी इसलिए बढ़ जाती है कि बच्चा नहीं पैदा हो रहा किसी के यहाँ, तो उसको मिसकैरेजेस को रोकने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मिसकैरेजेस समटाइम तो इसका जो है ना फैमिली मैरिजेस, जो आप कजन मैरिजेस हम कहते हैं, उसमें जेनेटिक डिजीजेस चल रही होती हैं, वो जेनेटिक जो है ना वो म्यूटेशन बेबी में आ जाती है, फीटस में। तो ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो 50% मिसकैरेजेस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो बेबी मतलब फीटस जो ग्रो कर रहा होता है वो एबनॉर्मल होता है, वो खुद ही डिप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये है कि स्क्रीनिंग नहीं हम करवाते। बहुत सारे डिजीजेस हैं जिनकी स्क्रीनिंग पॉसिबल है, जो फैमिली में रन कर रही हैं उनको पता ही नहीं है कि फादर में भी है, मदर में भी है। वो अल्टीमेटली बेबी में बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आ जाती है, तो वो पता ही नहीं चलता। और इसकी आफ्टर स्क्रीनिंग भी है, यानी कि हम फीटस का सैंपल लेके मिसकैरेज के बाद उसकी भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट इसको हम प्रिवेंट कर सकें, लेकिन पेशेंट्स जो है वो नहीं करवाते। और फिर बच्चों को जो फीड के हवाले से बेस्ट, अब जब मिसाल बच्चा पैदा होता है तो औरतें ख़वातीन कई ऐसी हैं जो उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये ज़्यादातर प्रॉब्लम है उन मदर्स का कि जॉब करती है, वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती। हालांकि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन डाइट है फर्स्ट 4 मंथ में। इवन तो पीडियाट्रिशियन ये भी कहते हैं कि बच्चे को पानी की भी जरूरत नहीं है, माँ के जो दूध के अंदर मुकम्मल ग़िज़ाइयत और पानी भी शामिल है। अगर बच्चा वो ले रहा है तो उसकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल ठीक होगी। इवन वो इतना ज़्यादा अच्छा है, रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, आपको कोई उसकी कॉस्ट नहीं है।
नाइट में मदर को उठ के जो है फीडर नहीं बनाना पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं दूध को गर्म करूं, या कॉस्ट इफेक्टिव भी देखिए ना कितना है, बिल्कुल कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, और बच्चे को इतनी ज्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज से और गट के इन्फेक्शन से बचाता है। और जब बच्चा पैदा होता है, बहुत सारी खवातीन मिसाल के तौर पे जो है वो अपनी किस्म का वो जज्बियत खो देती हैं जब बच्चा पैदा होता है। अच्छा, उसके हवाले से मैं अक्सर बच्चे को सारी बातें फीड करवाना है, उसके बाद बच्चा वहीं पर एक किस्म का यूरिन कर रहा है, बच्चा वहीं पर सारा वो बच्चे को, तो वो उस पीरियड को खवातीन को अपने आप को क्या करना चाहिए कि वो उनकी वो जज्बियत भी बरकरार रह सके और बच्चा भी एक किस्म का वो एक मुकम्मल तौर पर अपने आप को वो जो है उसको भी वो सही तरीके से देख। हाँ जी, ये बहुत कॉमन है। जो फर्स्ट मदर बनती है ना, जो खातून लेडी फर्स्ट टाइम मदर बनती है, उसके लिए बहुत कॉमन है। उसके लिए एक नया प्रोसेस होता है कि उसने बच्चे को जो है वो फीड भी करवाना है, बच्चे को संभालना भी है, और अगर तो उसका सिजेरियन हुआ है तो वो तो खुद भी पेन में है, तो उसके लिए बच्चे को डील करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो हर 2 घंटे बाद मदर से फीड की डिमांड करेगा, तो कभी तो उसका डायपर चेंज करना पड़ेगा, तो मदर जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है। 50% मदर जो है ना वो इस स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाती, तो वो साइकोलॉजिकल टेंशन में आ जाती है, साइकोलॉजिकल ये साइकोसिस जिसे हम कह सकते हैं, या डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इसके लिए उनको पहले ही हमने गाइड करना है, अवेयरनेस देनी कि भाई ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकते हैं आफ्टर डिलीवरी, और इस तरह आपने इसको कोप करना है। ये बहुत अहम तरीन चीज़ है। अच्छा, ये जो तलाक की रेशो है आपकी नज़र में, आप क्योंकि माहिर किस्म का लेडी डॉक्टर हैं, आपकी नज़र में तलाक की रेशो क्यों बढ़ रही है, और इसको कम करने के लिए मर्द और ख़वातीन को एक किस्म का, जब मियाँ बीवी बन जाते हैं तो एक किस्म का क्या करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारे तलाक की रेशो कम हो सके? तलाक की रेशो जो इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चों का ना होना, तो इसका सबसे ज़्यादा जो वो ठहराया जाता है जिम्मेदार, वो माँ को, औरत को ठहराया जाता है। ये नहीं करते कि मर्द के टेस्ट करवाएं, हालांकि इसमें 25% चांसेस मेल के भी होते हैं, मेल फैक्टर इन्वॉल्वमेंट होती है। शोहर के भी टेस्ट करवाएं, आप बीवी के भी करवाएं, और इसके बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स है। अगर आप अफोर्डिंग है तो IVF टेक्नोलॉजी, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ये भी आप करवा सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी के कॉजेज ऑल्दो बीवी के अंदर भी हैं, और उसके अंदर जो मेन कॉज है वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का है। ये आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो जंक फूड है, और जो हम फूड ले रहे हैं, आपको यू नो दैट के वो कितनी ज्यादा उसके अंदर मतलब मिलावट है, तो ये सारे केमिकल रिएक्शन मिलके हमारी बॉडी के अंदर अल्टीमेटली हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। फीमेल की बॉडी के अंदर मेल हार्मोन भी होते हैं। जब ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो मेल हार्मोन डोमिनेट कर जाते हैं और फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवम या जिसे हम एग कहते हैं, एग बनने की बजाय वो एक सिस्ट बन जाती है छोटी छोटी, और वो फिर इनफर्टिलिटी की तरफ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है आपकी, बड़ा किस्म का लंबा जर्नी भी है, सारी बात है, आपने बड़ा सेक्रीफाइस भी किया। तो क्या शादी आपकी मोहब्बत की हुई, या ये किस्म का इस चीज़ से भी आप महरूम रही घर वालों की मर्जी से? बिल्कुल घर वालों की मर्जी से, टोटली अरेंज मैरिड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। रात को भी जाना पड़ता है, 2 बजे 3 बजे कभी भी पेशेंट आ जाए, पेशेंट तो फिर पेशेंट है, एक इमरजेंसी आपने डील करना है, वो तो मैंने अपनी चॉइस से ये अपना लिया, चूज किया अपना प्रोफेशन, तो मैंने तो जाना ही है, चाहे मेरे बच्चे सफर करें या हस्बैंड या फैमिली सफर करे, तो मैंने तो पेशेंट को टाइम देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोऑपरेट करते हैं और मुझे लेके जाते हैं पेशेंट्स के लिए। टोटली अरेंज मैरिज हुई, म्यूजिक भी सुनती हैं? म्यूजिक का मुझे ऐसा कोई खास शौक नहीं है, जो शौक जिस एज में होना था वो सारी पढ़ने में गुजर गई। बिल्कुल नहीं सुनती म्यूजिक वगैरह? कभी कभी। किसको लाइक करती हैं, कौन सा सिंगर ऐसा जिसको आप पसंद करती हैं? सिंगर या किस तरह की मौसीकी सुनती हैं? मुझे लाइट मौसीकी पसंद है। गजल टाइप या क्लासिकल टाइप? या गजल क्लासिकल ये कह सकते हैं। किसको ज्यादा सुनती हैं, कौन सा ऐसा सिंगर है जो आप समझती हैं कि आप पसंद है? जो ऐसा कोई खास तो नहीं, लेकिन जो भी मतलब सॉन्ग अच्छा हो, लाइट वे में चल रहा हो, तो फिर वो सुन लेती हैं। तो कभी गुनगुनाया भी है? ये गुनगुनाने का शौक भी है? बस गुनगुनाने का कोई शौक नहीं। कोई शौक नहीं है, जस्ट वो जिसे कहते हैं कि अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा स्ट्रेस, एक किस्म का स्ट्रेस में लाइफ गुजार रही है, या एक किस्म का बड़ी हैप्पीली? नहीं, हैप्पीली लाइफ गुजर रही है, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ तब होती है जब मैं खुद मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मैंने अपने शौक से खुद ज्वाइन किया, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैमिली भी मैनेज कर रही हूँ, साथ साथ जॉब भी मैनेज कर रही हूँ, बच्चे भी मैनेज हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, खवातीन के हवाले से अब एक मोटिवेशन है, आप एक किस्म का आप इस मुकाम तक पहुंची, बहुत कम खवातीन होती हैं जो, जिसे ख्वाब होता है हर एक खातून का कि भाई मैं इस इतने बड़े डिग्री हासिल करूँ और मैं एक किस्म का इंसानी, क्या पैगाम देंगी खवातीन को कि क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए कि बिल्कुल आप जैसे मिसाल के तौर पर सेक्रीफाइस तो किया, लेकिन आज आप एक 3 बच्चों की 4 बच्चों की माँ भी हैं, उसके साथ साथ एक हैप्पीली लाइफ भी गुजार रही हैं, तो क्या मोटिवेशन देंगे? मोटिवेशन यही है जो तो साहब कि आप
अपना एक गोल सेट करें और अपना सब कुछ उसको अचीव करने के लिए लगा दें, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। तो बस अपना एक गोल्स लाइफ के सेट करें। ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, भाई हमारी फैमिली है, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो आपने सेट कर लिया है बस सब कुछ फिर अपना उसी की तरफ लगा दें, अपने गोल की तरफ, और आप अचीव करेंगे बिल्कुल। अल्लाह पे यकीन रखें और मेहनत करें। आप हर सूरत में उस गोल को हर सूरत में हासिल भी कर लेंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहबा सादिया हसन, बड़ा जिसे कहते हैं कि अपनी फील्ड के हवाले से, अपने प्रोफेशन के हवाले से इंतहाई कमिटेड भी हैं और इंतहाई ज़्यादा उन्होंने एक किस्म का अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी की, सेक्रीफाइस भी किया। दैट्स वाई आज डॉक्टर सादिया हसन जो हैं वो एक किस्म का माहिर किस्म की डॉक्टर बनी, और ये इनकी एक किस्म की जो एक्सपर्टीज़ है वो भी हमने कोशिश की कि आप तक पहुँचाएँ, और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो किसी तरह की भी एक किस्म का अवेयरनेस के हवाले से या किसी किस्म की बीमारी के हवाले से कोई रिजर्वेशन रखती हैं, तो कोशिश की है कि इस प्रोग्राम में उनको जो है वो थोड़ा सा बता सकें। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।